स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मिडिल ईस्ट में महाजंग की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। समंदर में महासंग्राम की आशंका नजर आ रही है। महायुद्ध की आशंका इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जब इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, इससे पहले अमेरिकी नौसैनिकों ने ओमान की खाड़ी में ईरान की कार्गो जहाज पर गोलीबारी कर उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरानी जहाज हॉर्मूज की नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। चेतावनी के बावजूद नहीं माना, जिसके बाद से फायरिंग करनी पड़ी और अमेरिका के इस एक्शन से बौखलाए ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन अटैक किया, जिससे कि दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरी दौर की बातचीत होगी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान ने कहा कि हमारे जहाज पर हमला सीज फायर के समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका की धमकी भरा इस भाषा से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है। अब सवाल ये कि अगर ईरान बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट संकट का समाधान नहीं निकला तो क्या बारूदी बरसात होगी? क्या दुनिया फिर महातबाही की तस्वीर देखेगी? तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जब दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बातचीत से पहले समंदर में महाजंग की आहट सुनाई देने लगी। ओमान की खाड़ी में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। बीच समंदर जहाज पर फायरिंग की ये तस्वीरें ओमान की खाड़ी की हैं, जहां यूएस की नेवी ने अमेरिकी नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने का अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी झंडे वाला जहाज को कैसे कब्जे में लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए यूएसएस ट्रिपोली जहाज से उड़ान भर करके ईरान के टुस्का जहाज पर उतरे और रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर उस पर चढ़े। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि मरीन सैनिक अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए उस जहाज तक पहुंचे और फिर उस पर कब्जा कर लिया। ईरानी जहाजों को कब्जे में लेने की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, टुस्का नाम का एक ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और उनके लिए यह अच्छा नहीं रहा। अमेरिकी विध्वंसक जहाज ने ओमान की खाड़ी में टुस्का को रोका और उन्हें रुकने की उचित चेतावनी दी। ईरानी दल ने चेतावनी नहीं मानी, इसलिए हमारी नौसेना के जहाज ने फायरिंग कर टुस्का को वहीं रोक दिया। इस समय में ईरान का जहाज अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका के इस एक्शन से ईरान का गुस्सा भड़क उठा। समंदर में अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन बताया। साथ ही ईरान जहाज पर अमेरिकी कब्जे के बाद इस्लामी शासन ने यूएस को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और अब खबर है कि ईरानी सैनिकों ने ओमान की खाड़ी में कई अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन हमलों से अमेरिकी नौसेना यूनिट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी नौसैनिक बलों की तुरंत की गई जवाबी कार्रवाई से हालात बदल गए। अमेरिका और ईरान के बीच ये पूरी लड़ाई कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है, जिसकी नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है। लेकिन ईरान हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने कहा, हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान का अधिकार है और वही तय करेगा कि कौन जहाज वहां से गुजर सकता है और किसे इजाजत नहीं मिलेगी। हॉर्मूज पर कंट्रोल को कानूनी रूप देने की तैयारी हो रही है। संसद में एक बिल लाया जा रहा है जिसमें पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस रास्ते पर ईरान का अधिकार तय किया जाएगा और इसे सेना लागू करेगी। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया। اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات
ما برنامه‌ای نداریم. पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में ईरान शामिल होगा या नहीं, अभी ये तय नहीं है। हालांकि खबर है कि बातचीत से पहले ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। प्रस्ताव में ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका आगे हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी दे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल होगा। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। IAEA के सभी ईरान विरोधी प्रस्ताव को समाप्त किया जाए। संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए ईरान को मुआवजा मिले। युद्ध क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी हो। लेबनान में स्थायी सीज फायर हो। ईरान की संपत्तियों को अमेरिका अनफ्रीज करे। साथ ही ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार होगा। बताया जा रहा है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अगर शर्तों को मानेगा तभी आगे बात होगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इरादा साफ कर दिया, ईरान के पास यूरेनियम नहीं होगा। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी करारा जवाब दिया। ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं, अमेरिका को यूरेनियम सौंपेगा नहीं। अब सवाल है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का नया दौर शुरू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने ट्रंप से बातचीत की है। फोन पर मुनीर और ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई है। हॉर्मुज को लेकर के मुनीर ने ट्रंप से कहा, हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो बातचीत नहीं बढ़ पाएगी। जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे। तो फिलहाल दोनों ओर से अभी भी गहमा गहमी का माहौल जारी है, क्योंकि एक ओर ट्रंप ब्लॉकेड हटाने को तैयार नहीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने की मांग ईरान की ओर से की जा रही है। फिलहाल देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अब इस युद्ध का जो नया सिरा है वो तय होगा कि आखिर क्या होने वाला है इस युद्ध में। क्या वाकई एक बार फिर बम की बरसात होते हुए हम सभी लोग देखेंगे या फिर कोई निष्कर्ष निकलेगा? और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो मेहमानों का एक एक करके तारुफ आपसे करवा दे। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद सज्जाद सफावी ईरान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमानाथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब से कुछ देर में हस्साम दुरानी, पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनुज सर आपका रुख करना चाहूंगी और सर थोड़ा सा डिफेंस के लिहाज से मैं समझना चाहूंगी सर इस वक्त सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्लॉकेड हटाने को तैयार अमेरिका नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं हम सोचेंगे, देखेंगे क्या किया जाएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप पीस टॉक, टेबल टॉक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ब्लॉकेड हटाने को तैयार नहीं है। आप ईरानी एक शिप को भी जब्त कर लेते हैं। ईरान तो यही कह रहा है जब तक आप ब्लॉकेड हटाएंगे नहीं बातचीत होगी नहीं। देखिए, जो जहां तक मिलिट्री सिचुएशन का सवाल है, ये बिल्कुल क्लियर है। न केवल ब्लॉकेड लगा हुआ है बल्कि उन्होंने एक ईरान के शिप को भी कैप्चर करके रखा हुआ है। तो वहां से जो जिस प्रकार का जो 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 माहौल है, वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात एक बिल्कुल क्लियर ये है सुरभि कि जब तक जो IRGC है और जो ईरान की जो हायरार्की है, मेरा आकलन है कि उनके बीच में गैप बढ़ रहा है। IRGC की जो हायरार्की निर्णय ले रही है वो शायद या तो परकुलेट नहीं हो पा रहे हैं नीचे तक, या फिर वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया है कि जो अब्बास अरागची का जो बयान था वो बहुत गलत बयान है, और इस प्रकार का उनका ये IRGC का ये लगभग मानना है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो काफी कंसेशंस अमेरिका को देने के लिए तैयार है, जिसके लिए IRGC शायद कहीं ना कहीं राजी नहीं है।
आज की तारीख में आईआरजीसी का प्रभुत्व ईरान के ऊपर काफी बना हुआ है। हमारे मित्र बैठे हैं ईरान से, वो बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो इस वजह से वो जो गैप है, उस गैप को भरे जाने की आवश्यकता है। अगर वो गैप नहीं होता तो ब्रिटिश शिप पे या फ्रेंच शिप पे या इंडियन शिप्स के ऊपर फायरिंग ईरान की तरफ से नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से वहां से मैसेजिंग हो रही है पाकिस्तान से, उसमें एक मेरे को लगता है फॉल्स पॉजिटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान का जो जो विचार सोच है वो डायरेक्टली वन वे। देखिए, जब मुझे और आपको सुरभि ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम प्रो अमेरिकन है और पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ, के अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, तो क्या ईरान को ये नहीं नजर आ रहा होगा? तो वो जो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ प्रॉक्सिमिटी है, वो ईरान को एक एक थोड़ा सा, मुझे लगता है, एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करती है पाकिस्तान के और ईरान के बीच में कि शायद पाकिस्तान कोई इस प्रकार का धोखा ना दे या कोई इस प्रकार की अननेसेसरी दबाव उनके ऊपर ना पड़े। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है इनकी, पाकिस्तान के और ईरान के बीच में। और जो गैप इनका आईआरजीसी के साथ है, उसके चलते मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर ये बातचीत हो गई, बातचीत का होना ही मेरी तरफ से काफी सफलता की तरफ इसको देखा जाना चाहिए। और इस बातचीत का इवेंचुअल जो आउटकम है वो मुझे होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की एक्सट्रीम जो आपने स्टैंड्स लेकर के रखे हुए हैं, एक्सट्रीम एंड स्टेट्स आपने अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने लगा के रखी हुई है, उस साथ जब तक आप एक कॉमन पाथ पे नहीं आएंगी सुरभि, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका नतीजा निकल सकता है। लेकिन अगर एक लाइन और बस प्लीज, अगर इस दौर की बातचीत हुई और उसमें सिर्फ ये निर्णय भी हो गया कि हम अपने सीज फायर को एक्सटेंड करते हैं और प्रयास करेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आकर के बात करने का, तो मेरे ख्याल से वो बहुत पॉजिटिव इसका आउटकम रहेगा। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि बातचीत को लेकर के ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने शर्तें नहीं मानी तो बातचीत नहीं होगी, शर्त पूरी होनी जरूरी है और तभी बातचीत होगी। तो देखिए, ईरान की ओर से तो ये स्पष्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बातचीत तो तभी होगी जब शर्तें मानी जाएंगी। अब जो शर्तें रखी गई हैं, ये संभवतः बहुत मुश्किल है कि इस पर वाकई बातचीत बन जाए और ये देखना होगा कि इसके बाद ट्रंप का क्या मूव होता है। एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और इस बीच हमारे साथ सैयद सज्जाद सफावी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनका रुख करना चाहूंगी। सर, ईरान की मांग अब क्या है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि सर, पीस टॉक को लेकर के दोबारा से अमेरिका भी अब आगे आ रहा है, लेकिन इस बीच जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटाता तो फिर हम बातचीत नहीं करेंगे, आपकी ये भी शर्तें हैं कि हमारी जो शर्तें रखी जा रही है वो पूरी तरीके से मान लिया जाए। सर, कैसे पॉसिबल है सभी शर्तों को मान लिया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान ने शुरू से एक ही बात की है, अब तक उसने अपनी बात बदली नहीं है। ईरान शुरू से कह रहा है कि हमने जो 10 पॉइंट रखे हैं उस पर ही बात होगी और अमेरिका की तरफ से भी एग्री हुआ था, तभी इस्लामाबाद में टॉक हुई थी, नेगोशिएशन शुरू हुआ था। और ईरान इस नेगोशिएशन में जब शुरुआत में ही उसने कह दिया था कि हमें अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम बगैर ट्रस्ट के जा रहे हैं जी। और नेगोशिएशन के बाद जो ये नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, नाकाम रहे हैं, तो जो उसके चीफ थे ईरान की तरफ से कालीबाफ साहब, उन्होंने कह दिया था कि नाकाम इसलिए हुए हैं चूंकि अमेरिका हमारा ट्रस्ट गेन नहीं कर पाया है। तो लिहाजा जब तक ट्रस्ट गेन नहीं हो पाता है तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अभी भी ईरान यही कह रहा है कि भाई आसिम मुनीर जब दोबारा आए हैं, तेहरान में आए हैं, उन्होंने खुद कालीबाफ से भी, प्रेसिडेंट से भी और आईआरजी से भी बात की है, तो जाहिर है कि उस वक्त भी ईरान ने यही कहा है कि हमारी शर्तें वही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। और सीज फायर का जो उल्लंघन किया है वो अमेरिका ने किया है, ईरान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। लिहाजा अमेरिका के सामने ईरान को झुकने की जरूरत नहीं है। ईरान इस वक्त मजबूत पोजीशन के अंदर नजर आ रहा है। हमारे जनरल साहब ने भी जो कहा है कि
हमें ईरान के अंदर गैप्स नजर आ रहे हैं IRGC और गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं गैप्स अमेरिका के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि नेगोशिएशन होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा, कभी कहते हैं GD इवेंट्स जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे। लिहाजा उनके दरमियान हमें एक बात नजर नहीं आ रही है। अगर हम ईरान की बात करें तो आज ही जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है मोहम्मद बकाई, उनकी तरफ से वही बयान आया है जो IRGC ने कहा है। IRGC वही कह रही है जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। तो लिहाजा गैप यहाँ पर नहीं, गैप वहां पर नजर आ रहा है। और जो उल्लंघन किया जा रहा है इस सीज फायर का, वो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका को सोचना है कि उसको इस जंग से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, उसको नेगोशिएशन करने हैं या नहीं करने हैं। ईरान पर हमला हुआ है, ईरान ने कहा है कि हम अभी भी जंग की हालत में है, अगर दोबारा हमला होता है तो हम फिर हमला करेंगे। इसको मैं इस तरह से समेट कर यूं कहूं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग हुई है, अब तक हम देख रहे हैं कि ईरान ने बल्कि अमेरिका ने मार खाई पहले, फिर उसके बाद हार हुई उनकी, और उसके बाद अब इस हार के बाद ईरान फिर से जंग के लिए तैयार है। फिर से वही होगा, यानी फिर से अमेरिका मार खाएगा और दोबारा नेगोशिएशन के लिए तैयार होगा। अगर तैयार होता है तो ईरान की तरफ से भी ये मना नहीं किया जा रहा है कि हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जब तक उल्लंघन होता रहेगा सीज फायर का, तब तक हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। आगे आ रहा है सैयद जी, पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए आगे आ रहा है, तो कम से कम उन पर तो भरोसा करेंगे कि वो शायद से किसी तरीके से कन्विंस कर पाए, कोई मैसेज ऐसा पास ऑन कर पाए अमेरिका को कि भाई सारी चीजें ठीक है, सीज फायर लागू कर दिया जाना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकल जाना चाहिए, या उन पर भी नहीं है भरोसा? देखिए, पाकिस्तान को ईरान सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर की हैसियत से देखता है। जाहिर है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, और ना ही खुद पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ईरान के ऊपर कोई दबाव बनाए। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश जारी है कि पीस हो, नेगोशिएशन हो, इसके जरिए से पूरे दुनिया के अंदर, खासकर इस क्षेत्र के अंदर अमन हो। तो लिहाजा पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर की हैसियत से देखा जाना चाहिए। वो किसी तरह का ईरान के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, और ईरान ने भी क्लियर कर दिया है कि आगे जो बातचीत होगी, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो, पाकिस्तान उसमें मीडिएटर का किरदार अदा करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक अमेरिका की तरफ से ट्रस्ट गेन नहीं कर पाता है, ट्रस्ट हमारा, और अभी हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, चूंकि वो उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, उसके बाद में पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आ रही हूँ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया, युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होता है, ये पेजेश्कियान की ओर से कहा गया। दुश्मन की साजिश को नाकाम करेंगे, और ये भी बताया गया है कि देखिए, इससे पहले भी हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि ईरान ने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने बचाव के लिए जितना हो पाएगा हम तब तक युद्ध लड़ेंगे। और अब पेजेश्कियान की ओर से ये स्टेटमेंट कि दुश्मन को हम छोड़ेंगे नहीं, अगर उनकी ओर से इसी तरीके से युद्ध को जारी रखने की कोशिश की जाती है तो फिर उनके हर वॉर का जवाब देंगे, हर उस अटैक का हम जवाब देंगे। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि देखिए, युद्ध से कभी किसी का फायदा हुआ नहीं है, ना होता है। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा नाथ जी, एक बड़ा सवाल तो यही दिखाई दे रहा है कि जब ईरान बार बार ये कह चुका है कि वो पीस टॉक के लिए भी तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो अमेरिका को माननी सुननी होंगी। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है, वो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वो अपने लिए स्टैंड ले रहे, अपने बचाव के लिए स्टैंड ले रहे, तो वो गलत क्या कर रहे हैं? लाजमी है कि किसी भी देश पर अगर इस तरीके का हमला होगा तो वो अपने बचाव में तो स्टैंड लेंगे, पलटवार तो वो करेंगे। और अमेरिका की ओर से अभी तक वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप पीस टॉक चाहते हैं, लेकिन आप ईरान की शर्तें सुनने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं न्यूक्लियर तो हम बिल्कुल, यूरेनियम आप रखेंगे, हम वो तो होने ही नहीं देंगे। तो फिर ऐसे कैसे बात बन पाएगी मैम? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दोगलापन भी दिखता है कि हमेशा ईरान के ऊपर क्वेश्चन करा जाता है। ईरान तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका भी तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका उनके ऊपर थोपे है ये युद्ध। इट्स अ वेरी क्रेडिबल स्टेटमेंट, बिकॉज आपने मुझे बताइए, पिछले दो बार ने
में जब उन्होंने बॉम्बिंग किया है, दैट टाइम आल्सो दे वर निगोशिएटिंग। वो बॉम्बिंग होने से 2 घंटा पहले मैं न्यूज पढ़ रही थी, एक न्यूज आया था मेरे फीड में कि दे वर वेरी क्लोज टू मेकिंग ए डील। तो आपने बॉम्बिंग करने का जरूरी क्या था? आप मुझे बताइए, आपकी कंट्री की बात कर रही हो, आपके कंट्री के ऊपर 12,880 सैंक्शंस लगाए जाते, आपके सारे संपत्ति जब्त कर लेते, $320 बिलियन वट एवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान की $120 बिलियन जब्त किया है। आप मुझे बताइए, रशिया के ऊपर लिटरली $320 बिलियन वेस्टर्न कंट्रीज ने जब्त किया है। आपकी कंट्री 40 साल के बाद, इस सिचुएशन के बाद, आप बनाना तो छोड़ दो, आप न्यूक्लियर वेपन, आप रिटालिएट कर पाते अमेरिका जैसा कंट्री को? ईरान ने आज एक चीज दिखाया दुनिया को, देयर इज नो कंट्री इज विद देम ओवरटली, ओपनली कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, पीछे पीछे बोल रहे कि हाँ वी आर विद देम ऑल्सो। इंडिया भी वही गेम खेल रहे, मैं देख रही हूँ। बट एट द सेम टाइम आप मुझे बताइए, इंडिया की कोई सामर्थ होता कि रिटालिएट करे सबसे पावरफुल मिलिट्री को और अपना शर्त सामने रखे? अमेरिका की एक बात हमें समझना चाहिए कि इट यू आर गुड, आई मीन यू आर ट्राइंग टू ऑल्सो सर्वाइव, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपकी चुप्पी भी हमें चुप दी है। सुरभि जी, आप चुप थे जब खमेनी को उड़ाया गया है, आप चुप थे जब कैरिबियन में बोट्स को उड़ाया जा रहा है, आप चुप थे जब ईरान इराक में 1 मिलियन पीपल को उड़ाया गया है, आप चुप थे जब सीरिया में प्रॉब्लम चल रहा है, आप चुप थे जब लिबिया की आप लिटरली नॉन स्टेट सिचुएशन बन चुकी है। दुनिया में हर जगह में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंडिया में कोई खबर नहीं बनती। इंडिया इज ऑल्सो विद पाकिस्तान, दिस इज समथिंग, सॉरी, इंडिया इज ऑल्सो विद अमेरिका, दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। और पाकिस्तान को बार बार ये कहा जा रहा है, आप तो पाकिस्तान, आप तो यूनाइटेड स्टेट्स के चेले हो, आपको तो सिर्फ वो मीडिएटर एंड एक्सेट्रा। बट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे टुडे देयर कुरियर हो या होस्ट हो या दबाव बना पाए नहीं बना पाए, एक मिडिल ग्राउंड बन चुके, एक डिप्लोमेसी की एक खेल, एक पार्टनर, एक एंटिटी बोल दीजिए दुनिया में, वो whether they can do anything with this particular negotiation or not, they are providing a place, they are coming across changing their narrative। आप मुझे बताइए, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो गलत करता है वो गलत है, जो गलत सहता है वो भी गलत है। तो हम तो मेरे हिंदुत्व तो मुझे तो ये अमेरिका की तरह इंडिया ये स्टेप तो नहीं ले सकता कि अगर जंग हमारा नहीं है तो हम बस कूद पड़े इसमें, क्योंकि अमेरिका खुद कंफ्यूज है इस वक्त कि हमें अब इस युद्ध से निकलना कैसे है। नहीं मैडम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कूद पड़े, मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया के सामने आके बोलना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। आप अमेरिका के साथ दोस्ती करिए, आप यूएस इंडिया रिलेशनशिप बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका गलती कर रहा है, आप गलती को आप सामने क्यों नहीं रख पा रहे हो? वही मैं पिछले 50 दिन से यही देख रही हूँ। ठीक है मैम, लॉटरी में इस बीच एक और बड़ी खबर है, फिर अनुज माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं राजनायिक का भी रुख करूंगी। तनाव के बीच में व्हाइट हाउस का ये पोस्ट सामने आया, पोस्ट में ईरान पर हमला करने की संकेत गए। पोस्ट में लिखा गया है अब बहाना नहीं चलेगा। तो देखिए, व्हाइट हाउस का ये पोस्ट ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पोस्ट में ये संकेत दिए गए हैं कि अब किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। कि क्या ये ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि अगर ईरान बात नहीं मानता तो फिर उसका खात्मा तय है? क्योंकि ये पोस्ट उसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं, बने हुए हालात, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो संघर्ष जारी है और जो पीस टॉक, तो लॉक्ड इन मोड एक्टिवेटेड, द व्हाइट हाउस की ओर से ये पोस्ट किया गया है। और आप सोचिए कि इसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि इट्स मंडे, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट विंस। ये जस्ट विंस किस ओर इशारा कर रहा है आप समझ सकते हैं, और इसी को लेकर के बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या अब दोबारा से अटैकिंग मोड पर काम कर रहा है अमेरिका। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और गौरीशंकर गुप्ता जी, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे सर, मैं आपके पास 2 मिनट में आ रही हूँ। अनुज माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार मैं उनको सुन लूं सर। देखिए, मैं अब ये जो पूर्णिमा जी का जो व्यू है अबाउट इंडिया, वो उनको समझना चाहिए। वो भी वहां पर अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी की लीडर हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी एक अपनी पॉलिसी है, ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी है, और भारत
उस पॉलिसी के ऊपर बहुत भली बात प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रश्न कुछ भी कर सकती हैं, किसका कहां किस समय किसको क्या अपने इंटरेस्ट में क्या देना है, वो सबको मुझे लगता है भारत को पता है, और बखूबी हमारी फॉरेन पॉलिसी हम लोग ठीक से चला रहे हैं। प्लीज ये कहना चाह रहा था मैं। ठीक है माथुर सर, अब मैं गौरीशंकर सर आपका रुख कर रही हूँ। और सर अब ये जो आज स्टेटमेंट आया है, अभी भी व्हाइट हाउस की ओर से पोस्ट किया गया और ये कह दिया गया कि किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सर बहाने की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जस्ट विंस, इट्स मंडे, नो एक्सक्यूजेस। सर ये किस चीज को लॉक करने की बात की जा रही है, जबकि बार बार ईरान तो ये कह रहा है कि पीस टॉक तो हो जाएगी लेकिन कुछ शर्तें हैं, और उसके पहले सबसे पहले तो आप ये ब्लॉकेड हटाइए। उसके बाद ये व्हाइट हाउस का पोस्ट सामने आ जाता है, यहाँ तक कि भारत के स्टैंड को लेकर भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये इन सभी सवालों पर मैं आपसे अब जानना चाहूंगी सर। सुरभि देखिए, पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले एक चीज थोड़ा बैकग्राउंड में बोलना चाहूंगा जी। कि ये जो जंग हो रही है उसका मेन कारण क्या है। उसका मेन कारण देखिए, सिर्फ इसमें अमेरिका का ही दोष नहीं है। ईरान भी हमेशा इजराइल को थ्रेट दे रहा है कि आपको एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, और ईरान ने 3 अपने प्रॉक्सी बनाए हुए हैं, और वो प्रॉक्सी इजराइल के ऊपर बार बार हमला करते रहते हैं जी। अगर इस तरह की पोजीशन होगी तो नेचुरली इजराइल जो है वो अपने आप को थ्रेट महसूस करेगा। दूसरी चीज ये कि जितने गल्फ के स्टेट्स हैं, जीसीसी के 6 स्टेट्स हैं, वो 6 स्टेट ईरान से बड़े डर के रहते हैं। मैं वहां रह चुका हूं इन स्टेट्स में, अब की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। वो ये कहते हैं कि ईरान हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, हमारी पूरी जो एनर्जी और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, हमारे पास जितनी प्रॉस्पेरिटी है उसको हटाना चाहता है। और उनके 1-2 जो ईरान के पास इतनी शक्ति है कि कुछ मिसाइल्स जाके वो जैसे बहराइन को या कतार को या ओमान डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट वहां पर है, उसको भी हमें समझना चाहिए दूसरे पक्ष की तरफ से। तो ये जो चीज है इसको बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है कि ईरान भी एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट के रूप में बिहेव करे। तो जो है अपने इंटरनल जो रिप्रेजेंट है विमन का, वो ईरान में मैक्सिमम है। अभी जो वहां पे विद्रोह वो हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद न्यूज आ रही है कि वहां पे करीब 25-30 हजार लोगों को मार दिया गया। तो इस तरह की जो विद्रोह है, अगर कोई प्रदर्शन करना चाह रहा है और उन विद्रोह को आप गोली से मारते हैं, तो ये भी तो एक पॉइंट है जिसको देखना चाहिए। तो ईरान में भी एक ऐसा रेजीम होना चाहिए जो मॉडरेट हो, सबके साथ मिलके चले और सब देशों को सद्भावना के साथ ट्रीट करे। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये पहला पॉइंट था मैं बनाना चाह रहा था। जो मेन मुद्दे अभी जो इस युद्ध के अंदर जो हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ईरान इसमें क्लियरली कह रहा है कि हमें एनरिचमेंट का अधिकार है। उनके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कौन होते हैं मैं कहने वाले कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाए या नहीं बनाए। तो नेचुरली दोनों के बीच में पूरा का पूरा मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं बनाए, और ईरान चाहता है कि हम बनाएंगे। दूसरी चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए इंटरनेशनल वाटरवे है। इस तरह से अगर कोई भी कंट्री उसको कंट्रोल करेगा तो देश पूरे संसार में करीब 20-25 ऐसे स्टेट्स हैं, हर कंट्री उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देगा और फिर इंटरनेशनल ट्रेड पूरे तरह इफेक्ट होगा। तो इंटरनेशनल वाटरवेज को खुला रखना हर देश की जिम्मेदारी है। ये यूएन का रूल भी है और उसको फॉलो करना चाहिए ईरान को भी। ये ठीक है, अभी युद्ध के टाइम में थोड़ी तनातनी हो गई, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, जब युद्ध खत्म होगा हम इसको फ्री कर देंगे। लेकिन अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें ये कहा है कि हमारे यहाँ लॉ पास किया जाएगा संसद में और ये सारा स्टेट हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जीसीसी स्टेट्स हैं उनका तो सारा ट्रेड इंक्लूडिंग उनका फूड जो है या मेडिसिन है वो भी आना मुश्किल हो जाएंगी वहां से। तो ये उन सब लोगों को भी थ्रेट होगी वहां पर। तो इस चीज को समझना चाहिए ईरान को एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट के रूप में, और थोड़ा सा नरमी दिखा के और एक इस स्थिति पे आए कि न्यूक्लियर इश्यू पे भी समझौता हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी समझौता हो, जो उनके जो प्रॉक्सीज है जो आतंकवाद फैलाते हैं उसके ऊपर भी समझौता हो। इन चीजों के ऊपर समझौता करने के लिए
दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा रुख को नरम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही रेस्पॉन्सिबल है, मैं ईरान को भी रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ, अमेरिका को भी रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ, इजराइल को भी रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ, और सभी पार्टीज को मिलके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अन्यथा क्या है कि पूरे संसार के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगा, और इकोनॉमिक क्राइसिस के पहले बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है, और उसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु की संभावना है। तो मैं ये नहीं चाहता कि उस तरह की सिचुएशन आए, और दोनों पक्षों को मिलजुल के इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इमीडिएटली समझौता नहीं होता है तो सीज फायर को आगे करके और बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाने चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि हर इश्यू के ऊपर एक ऑफिशियल ग्रुप बनता है, जैसे न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर हो गया, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हो गया, या और भी जो मेजर इश्यूज हैं उनके ऊपर ऑफिशियल ग्रुप बने, और उनके आपस में डिटेल डिस्कशन हो, और फिर धीरे धीरे आके समझौता हो, और उसके बाद ईरान के सारे सैंक्शन हटे, ईरान मेन स्ट्रीम नेशन बने और सबके साथ मिलजुल के रहे। मैं तो यही चाहता हूं, और एज ए डिप्लोमेट मैं चाहूंगा कि वार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वार किसी के हित में नहीं होता है। आपस में डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों को ही अपना सहयोग देना इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे पहले मैं हसन दुरानी सर का रुख करूं, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। भारतीय जहाज लारक द्वीप के पास न जाए, सिर्फ नेवी की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़े। तो हॉर्मुज में भारतीय जहाजों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। जिस तरीके से इस वक्त टेंस्ड माहौल दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ऐसे में अब यह एडवाइजरी भारतीय जहाजों को लेकर भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि लारक द्वीप के सामने जाने से अभी रोका गया है, सिर्फ नेवी की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ने को कहा गया है। एक बार फिर अब हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हसन दुरानी सर, एक सवाल जो इस बीच उठ रहा है आपकी मीडिएटरशिप को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स हमने पिछली बार देखा वो तो सर विफल हुआ, लेकिन इस बार कितनी उम्मीद इस बार के मध्यस्थता को लेकर, और क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके की शर्तें ईरान की ओर से रखी जा रही है इतनी आसानी से अमेरिका मान जाएगा उन शर्तों पर? सर आपका ऑडियो म्यूट है सर। मैंने कहा सुरभि, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और जो आपने जो है, लेकिन बात यह है कि अभी देखें, मीडिएटर का काम होता है दो पार्टीज को एक टेबल के ऊपर लेके आना। और जैसे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एम्बेसडर बैठे हुए हैं या एक सफारतकार बैठे हुए हैं साबिक, उन्होंने ये बात कही है कि वो कभी भी जंग के हक में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दो मुल्कों के दरमियान में या दो ऐसी रियासतों के दरमियान में जिसकी वजह से अगर जंग होती है, जिसकी वजह से एक पूरे खित्ते के अंदर प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा सिर्फ उस खित्ते में नहीं बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे दीगर ममालिक में भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो जंग किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान एक मीडिएटर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। पाकिस्तान किसी तरह से भी ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, पाकिस्तान किसी तरह से भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान का काम है दोनों पार्टीज को एक एसओपी जो है वो दोनों से पहले मिलके उनसे बात करके, दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं, एसओपीज बनाती हैं, उसके बाद मीटिंग का टाइम डिसाइड होता है, व्हाट्सएवर जो भी होता है। एक बहुत लंबी स्टोरी होती है, सारा कुछ है जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे ये मैडम ने भी यहाँ पे बात की है, कि प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका की जानब से भी आ रहा है और ईरान की जानब से भी आ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ईरान की जानब से आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं ओबामा ने जो था वो ईरान के साथ जो एक उसका एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसको वायलेट किसने किया? अमेरिका ने किया। दूसरी बात यह है कि लड़ाई जो थी वो इजराइल की लड़ाई है, अमेरिका उसके अंदर क्यों कूदा, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। अभी यहाँ पे हमें बात ये कही गई है कि जी ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो इजराइल पे अटैक करता है। तो अभी देखिए, सबसे बड़ी प्रॉक्सी जो इजराइल की है, अमेरिका, उसने ईरान पे अटैक किया है, उसके ऊपर तो कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं तो बाकी इस पूरे खित्ते के अंदर इजराइल की बाकी जो प्रॉक्सीज है, क्या वो दूसरे ममालिक को डिस्टर्ब नहीं कर रही? क्या यूएई के अंदर जो है, या यूएई जो है बतौर प्रॉक्सी के तौर पर, बल्कि मेरा ख्याल है आप ही के सुरभि प्रोग्राम के अंदर मैंने बैठ के काफी डिटेल से ये बात की थी कि ये प्रॉक्सीज वाली बात को अब छोड़ देना चाहिए। अभी हमें खुल के पॉइंट आउट करना चाहिए कि कौन सा मुल्क जो है वो क्या काम कर रहा है। हाँ, भारत के बारे में मैडम ने बात कही है, ठीक है, वो बिल्कुल उनका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी रीजन ये है
कि जब से ही ये अपना मोदी साहब जो है वो वहां से इजराइल यात्रा से वापस आए, और इजराइल यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी फादरलैंड है और हम ये हमारी मदरलैंड है, और उसके बाद जो है 24 घंटे के बाद वहां पे अटैक हो गया। तो ये उसके बाद क्या हुआ? अब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, मैं मानता हूं इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है, इंडिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिर भी एक वो कहते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ आपकी चीजों के बातों ऊपर से देखना वाकिफ चाहिए नहीं नजर आ रहे हैं माथुर सर, और उनके पास मैं कभी भी रुक नहीं उससे होंगे। पहले सर देखिए, एक बड़ी खबर है सर, मैं आ रही हूँ सर, आप लोगों के पास आ रही हूँ। ये एक बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर हमले का वीडियो जारी किया है। आज अमेरिकी वॉरशिप पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। ईरानी जहाज पर यूएस के कब्जे के बाद से ड्रोन अटैक का मामला सामने आया था, और ये बताया जा रहा है कि अब उसका फुटेज भी जारी कर दिया गया। तो आज अमेरिकी वॉरशिप पर ईरान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया, और उसी को लेकर के ये वीडियो अब जारी किया गया है। ये वही वीडियो है जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अमेरिकी जहाज जिस पर ड्रोन हमला किया गया ईरान की ओर से। अब एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। माथुर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल इनको समझने की आवश्यकता है, बात किस बात पे हो रही है, और ये हर चीज कोई भी इनसे किसी से भी चीज की बात कर लिए ला करके इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इनको खौफ है, इनका खौफ है। इंडिया, एक मिनट प्लीज, डोंट लाफ लाइक दिस है, यू कांट इंसल्ट मी लाइक दिस मिस्टर दुर्रानी साहब। सर आपने मेरी बात को इंटरप्ट किया है। देखें आप 1 मिनट सारी बातें चले, आप बोल लें, मैं बाद में बोल लूंगा। ये जो बात बार बार फादरलैंड मदरलैंड कर रहे हैं, इतना घटिया इनका ऑब्जर्वेशन है, इनको पता नहीं है कि क्या होता है, जो क्या नरेंद्र मोदी ने वहां जाके कहा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया है तो वो जाके वहां इजराइल को लड़ाई करने के लिए कह देगा, ये इससे बड़ी कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के जो इनके तरह से नहीं है जो आगे पीछे घूमते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के जो दौरे होते हैं सालों पहले वो निर्धारित हो जाते हैं कि कौन कहां जाएगा। इनकी तरह नहीं है कि आज यहां भग गए, वहां कल वहां भग गए। तो ये प्लीज इस बात को याद रखिए कि इसका, पहली बात, इस चीज का कोई उससे लेना देना नहीं है। जो दौरा प्रधानमंत्री का इजराइल का हुआ था, उसके 3 महीने पहले से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है। और अब मैं इनका एक बात इनको याद दिला देता हूं कि जब ईरान पर पहली बार हमला हुआ था 12 जून को असीम मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बैठे हुए थे और 6 दिन वहां रहे। जो 6 दिन हमला किया है पाकिस्तान के, अमेरिका ने ईरान के ऊपर, वो 6 के 6 दिन वहां पर असीम मुनीर बैठे हुए थे। तो इन बातों को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दुरानी साहब, आपका खौफ मैं समझ सकता हूं, जो खौफ है, और बात बिल्कुल साफ है। और ये जो छोटी सी बात इसको बढ़ा रहे हैं, वो इजराइल अपने देश को फादरलैंड कहता है, हम अपने देश को मदरलैंड कहते हैं। ये बात कहने में क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस बात का वो शगुफा उठा रहे। प्लीज पूर्णिमा जी, काइंडली। तो मेरा ये मानना है कि जब कोई बात अभी इस बातचीत की हो रही है, उसमें भारत के खिलाफ, भारत को लाने का कोई मकसद नहीं है। जो एम्बेसडर साहब ने बात कही है वो बहुत वजन है उन बातों में, और बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। और जहां तक सवाल भारत का है, भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान की तरह गोलमोल नहीं है। ये बिल्कुल मैं साफ आपको बता देना चाहता हूं। और हसन दुरानी साहब से कई दफा हम लोग साथ कई चैनल्स पे रहते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल की बात करें, अमेरिका और भारत के साथ आप बिना मत में फिर दोबारा आने की आपको, मुझे लगता है, आवश्यकता नहीं है। भारत को इसके बीच में खींच के लाना। एक सेकंड माथुर साहब, अब मैं बोल लूं। सर वक्त की कमी है माथुर साहब, वक्त की कमी, काइंडली, कुछ नहीं होता, हो गया आपका पॉइंट आ गया। आप समझे ना, कुछ नहीं होता। इट्स ओके माथुर साहब, इट्स ओके, होता है। इंसान से जज्बात नहीं कंट्रोल होते, कुछ चीजें कंट्रोल नहीं होती, और कुछ चीजें इतनी ज्यादा बुरी तरह इंसान को तकलीफ पहुंचा रही होती हैं कि वो हर बंदा हर बात भूल जाता है, बात को कहीं से कहीं ले जाता है। अच्छा चले, ठीक है, इट्स ओके सर, इट्स ओके। आपने अपना टाइम सब पूरा ले लिया है सर, आपने टाइम भी ले लिया है सर, आपने दूसरों को भी टाइम ले लिया। कुछ नहीं होता। थोड़ा तहम्मुल कर लें सर, तहम्मुल से बैठ जाए। अच्छा सुरभि, अभी जो यहाँ पे इशू है, मैं ये कह रहा हूं
कि जैसे अगर अमेरिका ने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है और इसकी जाने से भी प्रॉब्लम, ईरान की जाने से भी प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ईरान को है, अमेरिका को फायदा है, ईरान को इस जंग का कोई फायदा नहीं है। इस जंग का ना सिर्फ ईरान को नुकसान है बल्कि पूरे के पूरे रीजन को नुकसान है। नहीं, अमेरिका को क्यों फायदा नहीं है सर? वो तो ऑयल पानी के उसी उसमें बैठा है ना सर। वेनेजुएला पे क्यों अटैक किया था? आप कहते नहीं है। मैडम सुन तो लें। प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे रीजन के अंदर इससे पहले भी अगर अमेरिका ने जितने भी अड्डे बनाए हुए थे, आप जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज देख लें, वो बेसिकली तो सारे सपोर्ट करने के लिए थे इजराइल को। ठीक है, यूएई के अंदर आपके जो है, कतर के अंदर आपका है, कुवैत के अंदर है, बहराइन के अंदर है, ओमान के अंदर, जितने भी आपके अड्डे बने हुए थे वहां पे अमेरिका के, वो तो सारे के सारे अपना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नुकसान की अगर मैं बात करता हूं, नुकसान अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है इस जंग के अंदर, सरासर ईरान का नुकसान है। देखें, आपको भी पता है कि अगर इस पूरे रीजन के अंदर अभी तक जितनी भी बम्बारमेंट हुआ है, ये जितना भी मसला हुआ है, तो अमेरिका ने तो जो है ना ब्लंटली ये बात कह दी है कि इस पूरे जंग का, उस पूरे का जो खर्चा हुआ है वो ये सऊदी अरब जो वो पे करेगा। तो ईरान जो है वो नुकसान तो ईरान को हुआ, ठीक हो गया। बाद में ये हमारे पासदारा ने जो यहाँ पे हैं, वो भाई ये कहते हैं कि जनाब हम जो है वो हमने ब्लॉकेट कर दिया है, हम बहरे हार्मुज को बिल्कुल क्लोज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, ठीक हो गया, कर दें, सब कुछ कर लें। अगर प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहते हैं कि अगर आपका तेल नहीं बिक रहा तो किसी और का नहीं बिक रहा, ठीक है कोई बात नहीं, वो कहीं और से अपना तेल निकाल देंगे। मुझे एक बताएं, ईरान वाले अपना तेल कहां पे बेच सकेंगे? ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहां पे ये क्रिएट हो जाएगा ना, वो ब्लैक मार्केट के अंदर जाएंगे और लेस प्राइसेस के ऊपर जाएंगे, बड़ा छुप छुपा के जाएंगे, कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, ब्रैकेट लगी होगी, ईरान का जो भी जहाज वहां से निकलेगा, ऑयल टैंकर, वो उसको तो पकड़ लिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि ईरान की जो इस वक्त की रजीम है, वो मैं ये समझता हूं उसके दिमाग के अंदर, आई एम रियली सॉरी टू से उसके दिमाग के अंदर जो है शहादत का जो जज्बा है वो कूट कूट के भर गया हुआ है। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे वो तो चले शहीद हो जाएंगे, वो तो अपनी जन्नत पा लेंगे, लेकिन बाकी जो अवाम बचेगी, बाकी जो कौम बचेगी, वो कितनी तकलीफ दे जिंदगी गुजारेगी, वो कितनी मिजरेबल लाइफ गुजारेगी, उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये एक जज्बा भर चुका है। फनेटिज्म जो है, हमने यही जो फनेटिक जो थे, जो कि मजहबी फनेटिक जो थे, हमने अफगानिस्तान के अंदर भी देखे हैं, और आपके सामने अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या हुई है। अभी ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम ये है। ईरान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, 1979 से अगर मैं बात करता हूं, तो ईरान के अंदर तमाम तर जो पावर थी, तमाम तर कंट्रोलिंग जो था, वो उनकी रिलीजियस पार्टीज के पास था या रिलीजियस फैक्टर के पास था, और उनकी आर्मी जो है वो भी रिलीजियस जो उनका जो रहबर है उनके अंडर है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि गौरीशंकर सर भी आपके बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सिर्फ 20 सेकंड दे दें। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईरान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल जो उनकी पावर है, वो पहली दफा लाइमलाइट के अंदर आई है, और जो उनकी जो रिलीजियस पार्टी है, ये रिलीजियस विंग है, वो ये समझ रहा है कि लाइमलाइट का सारा शो जो उनकी पॉलिटिकल जो विंग है वो ले गया है, इसलिए उनकी जानिब से ये वाली हरकतें हो रही हैं। आज भी अगर मैं बात करता हूं तो उनके सदर जो हैं, जो सदर की जानिब से जो बयान आता रहा है या उनकी जानिब से जितनी भी चीजें आ रही है, वो बहुत लाइटर टोन के अंदर आती हैं, लेकिन उनकी जो मिलिट्री की जानिब से या उनकी जो मजहबी जो उनके जो क्लैरिक्स हैं, उनकी जानिब से जो भी बातें आ रही होती है, वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग बयान आ रहे होते हैं जो कि जंग को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है दुर्रानी साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर है कि मिडिल ईस्ट संकट पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से कहा गया कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बनी रहे। हॉर्मुज ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है और जहाजों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। कूटनीतिक माध्यमों से ही निकाला जाना चाहिए हल। तो हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बनी रहनी चाहिए, ये शी जिनपिंग की ओर से कहा गया। हॉर्मुज ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है और इस बार चीन की ओर से भी देखिए इस मामले को लेकर के इंटरफेयर करने की कोशिश की गई और कहा गया है कि किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। गौरीशंकर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछ लूंगी सर। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ईरान के आसपास में जितने भी जीसीसी स्टेट्स हैं वो सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं। वो उनसे डर के क्यों रहते हैं? उन्होंने अमेरिका को बेस क्यों दिया? इसलिए दिया कि उनको डर लगता है कि ईरान वहां कभी भी तख्ता पलट कर देगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं उसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं वहां पे, क्योंकि इन लोगों ने अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बड़े यूजफुली अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए यूज किया है।
जबकि ईरान ने अपने रिसोर्सेज को वेपन बनाने के लिए यूज किया है, अपनी आवाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। अगर वहां पे एक मॉडरेट आवाम होती ना, मॉडरेट सरकार होती ईरान में, तो आज ईरान एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन सकता है। लेकिन वहां पर उनकी सरकार जो है वो सारी की सारी फंडामेंटलिज्म, इस्लाम और जो है आतंकवाद, इनको बढ़ावा देने में लगी हुई पूर्णिमा है। मैम आ रही हूं मैं आपके पास। जी जी सर, बोल लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं पूर्णिमा नाजी का रुख कर लेती हूँ। मैं बेसिकली अभी जो इन्होंने बात की है, ये मेरी ही बात की इन्होंने आगे उसको बढ़ाया है। आप ये कह लें कि मेरी बात को गिरा लगाई, कि जो बात मैं कह रहा हूं कि जिस वजह से ईरान जो है इस वक्त इस सिचुएशन के ऊपर मौजूद है या इस दोराहे के ऊपर आके खड़ा हुआ है, उसकी सारी की सारी वजह उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, उसके अपने काम हैं, जिस वजह से ना सिर्फ वो उसकी आवाम भी उससे डिस्टर्ब है, बल्कि जो जितना भी रीजन है वो, अगरचे कि मैं एक मुसलमान हूं और मुझे एक मुसलमान मुल्क होने के हिसाब से मुझे ईरान के साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी है, लेकिन साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमें अपनी अदाओं पे भी गौर करना पड़ेगा और ईरान को भी अपनी अदाओं के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको सामने रखते हुए या जिनको देखते हुए बाकी जो मुस्लिम ममालिक है वो उससे दूर दूर रह रहे हैं। क्या ईरान की प्रॉक्सी जो है वो इस्लामी ममालिक के अंदर काम नहीं कर रही? ठीक है, चले इसको भी छोड़ दें। ठीक है, पूर्णिमा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मुझे सईद जी का भी रुख करना है। जी, अगर कोई बोल रहे कि अच्छा वो अपने आवाम को बढ़ाना नहीं चाहते थे इसीलिए उनके ऊपर वहाँ पे बेसिस लगाया गया था। मैडम 1953 में अमेरिका ब्रिटेन के साथ अमेरिका मिलके एग्जीक्यूट करा के वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोहम्मद मोसादेक को हटाया। इसीलिए नहीं कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे, वो तेल को नेशनलाइज किया था, इसीलिए उसको पकड़ा के उनको मार भी दिया गया था। सो आई हैव टू डिसएग्री एंड ऑल्सो लिटरली क्रश दिस एजेंडा कि ईरान इज द टेररिस्ट स्टेट, और इसका जो अपने जो नैरेटिव फैला रहे हो ये अमेरिकन नैरेटिव है। और लिटरली 1958 में अमेरिकन ट्रूप वहां से शुरू हो चुका है लेबनान के आसपास। मेरे 1990 से वहां पे लिटरली ओमान, कुवैत, हर जगह में जाके बेसेस शुरू हो चुके। तो ये अगर ईरानी लीडरशिप बोल देते कि आई एम द वेसल ऑफ अमेरिका और हम सब कुछ करेंगे अमेरिका जो कहेंगे, उसके बाद उनके वहां पे मोनार्की रहे या थियोक्रेसी रहे, ऑटोक्रेसी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कितने लोग मार रहे नहीं मार रहे फर्क नहीं वाला है, वो डेवलप्ड हो रहे नहीं हो रहे फर्क नहीं पड़ता। द आइडिया इज अमेरिका वांट्स द ऑयल, और ये जो सच्चाई है आपके मुंह से भी नहीं निकलती और इंडिया भी ये बात नहीं करते। आपके धरती के नीचे अगर ऑयल होता ना, आज भी आपकी सिचुएशन भी वही होता। आप ये नहीं समझ रहे हो को अमेरिका टारगेट करा है ईरान को दो रीजन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास सिर्फ ऑयल नहीं है, उनके पास सिल्वर भी है, कॉपर भी है, गोल्ड भी है। उनके पास जो रिसोर्सेस है वो उनको हड़पना चाहते हैं और ईरान दे नहीं रहे। और 1979 के बाद ये मुल्ला रिजीम आने के बाद ये सिचुएशन बिगड़ गई है। उससे पहले सही था, उससे पहले जो शाह था वो कौन सा बेनेवोलेंट लीडर था, वो नहीं, लोग नहीं मारते थे, वो जर्नलिस्ट नहीं मारे थे, वो ऑपोजिशन को क्लियर नहीं किए थे। तो ये बड़ी बड़ी बात होती है कि हाँ वो अपने आवाम को नहीं बढ़ाए इसीलिए वहां पे ईरान के सामने जाके आपने टेररिस्ट घोषणा कर दिया। हमारे कंट्री ने सीरिया की एक्स टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषणा करके उनके ऊपर $10 बिलियन का ये बाउंटी लगाए थे। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने खुद बुला के रेड कारपेट दिया है व्हाइट हाउस में, उसके बारे में बात नहीं करते हो आप। तो आज जो टेररिस्ट है कल वो अपने फ्रेंड हो सकता है। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप हो या प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका की, ये सिर्फ दवा चाहते हो और अपना रिसोर्स कलेक्ट करना चाहते हो और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस एग्जर्ट करना चाहते हैं। दिस इज ऑल अमेरिका वांट्स। और ये बार बार ये बेनोवेलेंट बात समझ में नहीं आती मेरे जैसे लोगों को। आप सही बताओगे शायद हमें समझ में आएगा, लेकिन आपके दर्शकों को भी समझा दो कि रियल रीजन क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब गौरी शंकर सर, मैं इससे पहले आपका रुख करूं, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि मिडिल ईस्ट संकट पर रूस का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अमेरिका ईरान बातचीत जारी रहे, बातचीत से ही तनाव कम किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और रूस की ओर से कहा गया है कि अगर तनाव कम करना है तो बातचीत जरूरी है। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर के रूस ने बड़ा बयान दिया और ये कहा गया है, अब से कुछ देर पहले हम चीन का बयान आपको बता रहे थे, अब रूस की ओर से बयान दिया गया और ये कहा गया है कि बातचीत
बहुत जरूरी है। तनाव अगर कम करना है तो बातचीत के जरिए ही ये मुमकिन है। अब एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। गौरीशंकर सर, पूर्णिमा नाथ जी का जो कुछ भी अभी तक कहना है और वो यही क्लियर मैसेज चाहती हैं कि क्लियर क्या रीजन है वो रीजन बताया जाए। सर, कोई और रीजन दिखाई देता है क्या इंडिया की ओर से? मैं पूर्णिमा जी से एक ही प्रश्न पूछूंगा, सिंपल। वो जाकर के ईरान में 6 महीने रह सकती हैं? अगर वो इस तरह से ईरान के अगेंस्ट में ईरान में बोलेंगी तो वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। ये अमेरिका में रह करके अमेरिका अगेंस्ट में कुछ भी बोल सकती हैं। वहाँ एक डेमोक्रेसी है, वहाँ एक सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है और पूरा जस्टिस सिस्टम है। अगर आप ईरान में रह के ईरान के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेंगे तो आपको वहाँ एग्जीक्यूशन इमीडिएटली कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि इस तरह का जो रेजीम है, जो इतना रिप्रेसिव है अपने आप में, उसको आप इस दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी अपनी राय है, वो उनका अपना अधिकार है, वो जैसे समझें वैसे रहें। ठीक है। लेकिन सर, ये कहना भी तो गलत है ना कि मैं अगर ईरान का यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ इसलिए बिकॉज ऑफ द सॉवरेंटी और उनका जो इंडिविजुअल राइट्स है, आप ये कह रहे हो कि हम वहां पे रह सकते नहीं। मैंने कब कहा मैं मुल्ला रेजिम को सपोर्ट करती हूँ? लेकिन उसके हिसाब से आप वहां पे जाके उनके ऊपर बमबारी करेंगे, उनको डिक्टेट करेंगे, वो किसको तेल ये तो हम भी नहीं कह रहे हैं। तो नहीं सर, आप एक तरफा देख रहे हो ना सर। बोल रहे हो कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का अब्यूज है, इसीलिए उनका सॉवरेंटी खत्म हो चुका है। तो आज ये बात अमेरिका के ऊपर हो सकती है बिकॉज इराक ईरान वॉर में 1 मिलियन लोगों को मारा गया है, वो भी हमारी अमेरिका की बदौलत है। थैंक यू बोले उनको। ये क्या कौन सी बात है हमारी यहाँ पे रह के ये बोलना है कि हम ये डेमोक्रेसी है? लोगों को उठा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पे। मैं इंडिया में होती और मोदी गवर्नमेंट के बारे में 2 टूक बोल देती, आप मुझे एग्जीक्यूट नहीं कर देते आज। वही बात तो है। इंडिया तो में तो ये कोई किसी ने आज तक किसी ने एग्जीक्यूट किया नहीं है। आप आप इस तरह की बातें नहीं गौरीशंकर जी को बोल लेने इंडिया में दीजिए। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सर को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये है उसको निकाल दो, ऐसी बात हो जाती है जैसे हमारी भी हो रही है। और आप तो अमेरिकन बन ही नहीं सकते क्योंकि हमारा तो स्किन कलर व्हाइट ही नहीं है। आप तो अमेरिकन बन ही नहीं सकते, आप अमेरिका के बारे में बोल रहे हो ऐसे। ये बात गलत है ऐसे कहना। अगर डेमोक्रेसी है, हमारे राइट दिया गया है, सिटीजन के हिसाब से आप बोल सकते हो तो बोलो। अगर आप नॉर्थ कोरिया बन जाते हो तो फिर तो बात दूसरी बन जाती है। यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है कि ईरान का सॉवरेंटी की राइट है ये कि नहीं। कुछ दिन पहले आपके कंट्री में धमकियां दिया जा रहा था आप रशिया से तेल नहीं खरीदो, तो आपके डिप्लोमेट चुप ही थे। यहाँ पे लिटरली लिंजी ग्राम के जैसा हमारे सेनेटर आके बोल रहे हैं कि हम वी आर इन इंडिया की जो एम्बेसडर। पूर्णिमा जी, क्योंकि समय बहुत कम है मैम, मैं आपके पास लौटूंगी। अब एक एक करके बाकी मेहमानों का भी थोड़ा सा हम रुक कर ले, ठीक है? गौरीशंकर सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर माथुर सर और दुरानी सर के पास भी जाना है। सर, कि वार को कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वार किसी के हित में नहीं है। डिप्लोमेसी से इसको रिजोल्व करना चाहिए और दोनों साइड्स को कुछ अपना झुक के रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म और जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं ईरान में, उनको भी थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए, जिससे कि वहाँ का भी प्रशासन भी ठीक हो, वहाँ की आवाम भी ठीक लगे और आसपास के जो पड़ोस के देश हैं उनको डर में नहीं रहना पड़े। वो डर के रहते हैं। आप किसी भी, मैं तो बहरीन में रहा हूँ 3 साल, बहुत पुरानी बातें हैं, और दुबई में रहा हूँ। वो सब लोग डर के रहते हैं ईरान से। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये फंडामेंटलिस्ट रजीम वहां उनको तख्ता पलट कभी भी कर सकता है। ठीक है। और उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की उनकी शक्ति है, इसलिए वो डर के रहते हैं, इसीलिए वो अमेरिका को बुलाते हैं वहां पे। ठीक है सर, मात्र 2 मिनट का समय मेरे पास बचा है। माथुर सर, 1 मिनट में मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल जो एम्बेसडर गुप्ता जी कह रहे हैं वो मैं उनसे 100% उनसे सहमत हूँ। बात इस प्रकार की होनी चाहिए कि क्या वहां पर इस जगह का, इस वेस्ट एशिया का माहौल क्यों खराब है। इस वेस्ट एशिया का माहौल खराब होने की वजह कहीं ना कहीं इस बात को भी आपको देखने की आवश्यकता है कि कैसे ईरान ने प्रगति के पथ पर जाने की बजाय एक ऐसे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, 13 प्रॉक्सीज हैं ईरान के, 13
हर देश में, चाहे इराक हो, सीरिया हो, हर जगह उन्होंने प्रॉक्सीज बना करके और वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी हुई है। मुझे ये बता दीजिए माथुर जी, अमेरिका का कितना प्रॉक्सी है बता दीजिए। जस्ट 1 मिनट, कर्ड्स को पैसा डाल के वो ईरान में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी ये बात भी न्यूज में आ चुकी है। अमेरिका का कितना प्रॉक्सी है, उतना नंबर बता दीजिए। आप अमेरिकन सिटीजन हैं, आप उनकी सरकार को राय दीजिए कि ऐसा मत करें। आप सिंपल अमेरिकन सिटीजन है, आप भी बोलिए, अधिकार है बोलने का। हम तो बोल रहे हैं, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें कल उड़ा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप भी बोलिए, आप नहीं बोल रहे हो, आप भी चुप हो। आप तो बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी होके आप ईरान की खमेनी को उड़ाने के बाद आप चुप थे। कैसे चुप थे आप? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से तो बोल सकते हो ना। आपकी कंट्री 40-50 लोगों की गवर्नमेंट को उड़ा देंगे कोई कंट्री आके, आप सह लेंगे ये बात? आपकी कोई आज जो सिचुएशन है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर बात तो आप यही तो कह रहे हैं ना, आप इस चीज को रेज करिए ना अमेरिका में। आपके कोई लोग ठीक है मैम, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है मैम। मुझे दुर्रानी जी का रुख करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। माथुर सर का भी जवाब अधूरा रह गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ आज रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट, और एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़े, सैयद सज्जाद सफावी जी ईरान से जुड़े हुए थे, और पूर्णिमा नाथ जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए से हमारे साथ जुड़ी, और हस्साम दुरानी जी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।